गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले कि क्लासेस में सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, फंक्शनल के अंतर्गत हमने जो है सेंटेंस के डिफरेंट जो है टाइप्स पढ़े थे, लेकिन वो जो जितने टाइप्स हैं वो हमारे फंक्शनल बेसिस पे है। इसी तरह से स्ट्रक्चर बेसिस पे भी सेंटेंस के टाइप्स होते हैं। वो सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो आप लोग पहले से ही जान चुके हैं वीडियो लेक्चर में। तो इस तरह से सेंटेंस की जो टाइप्स हैं, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, उसको कहते हैं फंक्शनल बेसिस, और वो हमारे जो 5 थे जो कल के वीडियो लेक्चर बताया गया था, उसमें हमारा था डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट्स, इंट्रोगेटिव था, इसके बाद इम्पेरेटिव था, एक्सक्लेमेटरी था और ऑब्जेक्टिव। ये 5 टाइप सेंटेंस के ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन था। और उसी तरह से सेंटेंस के जो 3 टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर बेसिस पे सेंटेंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। उसमें हमारे सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। और सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, ये सब डिटेल में हम लोग इससे पहले की क्लासेज में पढ़ चुके हैं। अब आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो वर्ब की एक स्पेशल जो है कैटेगरी है, एक इसका पार्ट है जिसको हम लोग वॉइस कहते हैं। वैसे जनरली तो वॉइस को हिंदी में आवाज़ भी कहते हैं, ध्वनि भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्ब का जो वॉइस सेक्शन है उसको हम वाच्य कह के पुकारेंगे। अब इसमें हमको क्या बतलाना है, वर्ब की जो वॉइस होती है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वॉइस को 2 कैटेगरी में, एक को हम लोग कहते हैं एक्टिव वॉइस, एक फॉर्म हमारा एक्टिव वॉइस, और दूसरा फॉर्म हमारा है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस को हिंदी में कहते हैं कृतवाच्य। और या कर्तावाच्य, कृतवाच्य या कर्तावाच्य, और पैसिव वॉइस को हिंदी में हम कहते हैं कर्मवाच्य। तो यहाँ कृत किससे यूज किया गया है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, और यहाँ कर्म जो है ये ऑब्जेक्ट। एकदम आसान तरीका है। एक्टिव वॉइस यानी कोई सेंटेंस, जैसे मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा, सेंटेंस से एग्जांपल थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। आई रन I sell bananas। दूसरा, bananas are sold by me। तीसरा मैंने लिखा we write and फिर हमने लिखा an essay is written by me। यहाँ नीचे मैंने 4 एग्जाम्पल लिखा हुआ है। पहला सेंटेंस मैंने लिखा आई सेल बनानास। इसमें यहाँ पर आई क्या है, सब्जेक्ट वर्ड है, सेल क्या है वर्ब, बनानास क्या है, ऑब्जेक्ट। आई सेल बनानास, मैं बनानास यानी केले बेचता हूँ। आप देखिए सबसे बिगनिंग में क्या आया हुआ है, आई, और बेचने पर जो काम हो रहा है बेचना, वो उसका सबसे ज़्यादा जो एम्फेसिस हो रहा है, सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट हो रहा है, वो कौन हो रहा है, सब्जेक्ट। तो जब किसी एक्टिविटी का, किसी क्रियाकलाप को करने में, होने में सब्जेक्ट सबसे आगे आए, हाईलाइट हो, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा वर्ब का इफेक्ट पड़े, तो ऐसे फॉर्म ऑफ वॉइस को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। मीन्स इन एन एक्टिव वॉइस द मेन इफेक्ट, द मेन हाईलाइट इज ऑन द सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस के वाक्य में सब्जेक्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा क्या होती है, मतलब हाईलाइट होती है, प्रेशर होता है,
हम देखते हैं कि जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रचार में लाना हो, सामने लाना हो, उस चीज़ को बार बार सामने लाया जाता है, बार बार सामने लाया जाता है, बार बार आगे लाया जाता है। उसी तरह से यहाँ पे भी सब्जेक्ट सबसे आगे आकर के वर्ब के एक्शन को सबसे ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है, इफेक्ट इसके ऊपर पड़ रहा है। ये हमारा क्या सेंटेंस क्या है, हमारा ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। इसी सेंटेंस को हमने दूसरे तरह से लिख दिया, बनानास आर सोल्ड बाय मी। अब यहाँ पर जो काम करने वाला जो काम करने वाला है वो बाद में चला गया, और जो जिस चीज पर काम का इफेक्ट बनाना जो ऑब्जेक्ट था वो पहले आ गया। अब ऑब्जेक्ट को हाईलाइट किया जा रहा है, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज हाईलाइटेड, ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट एंड द एम्फेसिस इज ऑन द ऑब्जेक्ट फर्स्ट, और जनरली एंड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है, तो ऐसे हम सेंटेंस के फॉर्म को हम पैसिव फॉर्म कहते हैं, वेयर द ऑब्जेक्ट इज हाईलाइटेड, ऑब्जेक्ट इज ऑन द फ्रंट, ऑब्जेक्ट इज द मेन वन, सब्जेक्ट को सेकेंडरी कर दिया गया, बाद में कर दिया गया। तो ऐसे में हम ऐसे वॉइस को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कोई लिखा हुआ सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस? पहचानना एकदम आसान है। जितने भी पैसिव वॉइस के सेंटेंस होंगे उन सभी सेंटेंसेस में सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ये पहली पहचान हो गई। पैसिव वॉइस के सेंटेंस को पहचानने के लिए सबसे पहला जो चीज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इसमें क्या यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया यूज होगी। और दूसरा जो सबसे मस्ट है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग किया गया होगा। यदि किसी वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग करके और उसके तुरंत बाद क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग किया गया है, तो ऐसे सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस का सेंटेंस कहेंगे। जैसे कि सेंटेंस नंबर 2 और सेंटेंस नंबर 4। यहाँ सेंटेंस नंबर 2 में देखिए आर, और यहाँ क्या है, सोल्ड। आर क्या है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब, और सोल्ड क्या है, विल। उसी तरह से इसमें इज हेल्पिंग वर्ब, रिटेन ये क्या हो गया, हमारा थर्ड फॉर्म विल। इस तरह से हेल्पिंग वर्ब प्लस विल, हेल्पिंग वर्ब प्लस विल। इस तरह सेंटेंस नंबर 2 और 4 ये भी हमारा पैसिव वॉइस है, और ये भी चौथा भी हमारा क्या है, पैसिव। सेंटेंस नंबर 1 and 4 आर इन पैसिव वॉइस फॉर्म, एंड सेंटेंस नंबर 1 and sentence number 3 are in active voice form, where the subject is highlighted, object is secondary, object is to the rear, बाद में आ रहा है। तो पहला और तीसरा सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, और दूसरा और चौथा सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। पैसिव वॉइस को सेंटेंस को पहचानने का दो तरीका, पहला हेल्पिंग वर्ब और क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग किया जाएगा, और दूसरा ऑब्जेक्ट फ्रंट पे आएगा और जो कार्य करने वाला वो सेकेंडरी हो जाएगा, उसको बाद में कर दिया जाएगा। मीन्स सब्जेक्ट का स्थान ऑब्जेक्ट ले लेगा और ऑब्जेक्ट का स्थान सब्जेक्ट ले लेता है। आइए हम इसमें अब आगे बढ़ते। तो हमने पहचाना कि कैसे किया जाता है। एक्टिव वॉइस दो तरह का होता है, वॉइस दो तरह का होता है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव वॉइस को हिंदी में क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस को क्या कहते हैं, और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। अब हम अगला पॉइंट बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमको ध्यान में जो देना है, एक्टिव और पैसिव वॉइस को समझने से पहले हमको एक चीज समझना होगा, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब पहला, और दूसरा है इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में स्वकर्मक क्रिया, स्वकर्मक, और इनट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में अकर्मक क्रिया। एक्टिव पैसिव वॉइस को समझने के लिए वर्ब का जो काइंड्स में ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स है, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि पैसिव वॉइस उन्हीं सेंटेंसेस की, उन्हीं एक्टिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब प्रेजेंट हो।
यानी सकर्मक क्रिया प्रेजेंट हो, और जिन सेंटेंसेज में इंट्रांजिटिव वर्ब प्रेजेंट होती है, अकर्मक क्रिया प्रेजेंट होती है, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। इसलिए आपको ये पहचान होनी चाहिए कि दिए गए सेंटेंस में, गिवन सेंटेंस में जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब फॉर्म है या इंट्रांजिटिव फॉर्म है। चलिए हम समझते हैं। यहाँ ट्रांजिटिव बना है ट्रांजिशन या ट्रांजिट से, ट्रांजिट, और ट्रांजिट का मीन्स होता है टू पास, एक से दूसरे को दे देना, टू हैंड ओवर, टू पास ओवर। जैसे हम देखते हैं वॉलीबॉल के गेम में, द बॉल इज पास्ड फ्रॉम मैन टू मैन, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक आदमी से दूसरे जगह, एक जगह से दूसरे जगह, आदमी से दूसरे आदमी को पास किया जाता है, टू पास ओवर, पास दिया जाता है। तो जिस तरह से वॉलीबॉल के गेम में the ball is given pass, passed over from man to man, from place to place, in the same way transitive verb means a verb in which the effect of action passes over from subject to object, means effect of action। ट्रांजिटिव वर्ब इसको हिंदी में समझ लें, सकर्मक क्रिया यानी किसी वाक्य में वह क्रिया जिसमें कार्य का प्रभाव कर्ता से होकर कर्म पर भी पड़े, ऐसी क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। फिर से सुन ले, ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया, किसी वाक्य में उपस्थित ऐसी क्रिया जिसके कार्य का प्रभाव कर्ता से होकर कर्म पर पड़े, ऐसी क्रिया को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात किसी सेंटेंस में अगर ट्रांजिटिव वर्ब प्रेजेंट है तो उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों प्रेजेंट होना चाहिए, दोनों प्रेजेंट होगा। अब आइए इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया, मीन्स अ वर्ब इन अ सेंटेंस द इफेक्ट ऑफ एक्शन इन द सेंटेंस is only on the subject, means the effect of action of a verb can be expressed only by the subject in a sentence, then this sentence is containing intransitive verb and the verb will be called intransitive। यदि किसी वाक्य में जो क्रिया के कार्य का प्रभाव केवल कर्ता पर पड़े, कर्म की आवश्यकता न हो, ऐसी क्रिया को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर वर्ब है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो अगर सब्जेक्ट ये जो वर्ब है इसका इफेक्ट ऑफ एक्शन, अगर इसका इफेक्ट ऑफ एक्शन ओनली सब्जेक्ट पे ही है, अगर इस वर्ब के इफेक्ट ऑफ एक्शन केवल सब्जेक्ट पे, इफेक्ट ऑफ एक्शन ओनली ऑन सब्जेक्ट, तब इस वर्ब को क्या कहेंगे? इस वर्ब को क्या कहेंगे? इंट्रांजिटिव। कब? जब इफेक्ट ऑफ एक्शन केवल क्या है? केवल सब्जेक्ट के ऊपर पड़ रहा है। लेकिन अगर इस वर्ब का इफेक्ट ऑफ एक्शन सब्जेक्ट से हुआ और फिर यहां से कहा आया? ऑब्जेक्ट से दिया, यानी इफेक्ट ऑफ एक्शन सब्जेक्ट पे भी पड़ रहा है और ऑब्जेक्ट भी पड़ रहा है और पास हो रहा है, पासेज हो रहा है। इफेक्ट ऑफ एक्शन passes over from subject to object, then the verb is transitive। तो अब ये जो वर्ब होगी दोनों की क्या होगी? ट्रांजिटिव। ऐसी वर्ब को क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं कि किस तरह से हम पहचानेंगे किसी सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब प्रेजेंट है या इंट्रांजिटिव वर्ब प्रेजेंट है। आइए देखते हैं।
मैं यहां सेंटेंस लिख रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल आई बॉट a pen. First one, second, they letters. On the हैप्पी। ये 4 सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा। अब हम देखते हैं पहले सेंटेंस में वर्ब क्या है, बॉट, क्रिया का सेकंड रूप, ये वर्ब है। यहाँ पे रोड क्या है, क्रिया का दूसरा रूप। यहाँ गो क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर सीम्स, ये भी फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है। अब हम आए देखें कि जो काम हो रहा है उसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है। बॉट मीन्स खरीदना। हु इज बाइंग, कौन खरीद रहा है, आई, मैं खरीद रहा हूं। क्या खरीद रहा है, अ पेन। दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। इन दिस वे द इफेक्ट ऑफ एक्शन इज पासिंग ओवर फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इसलिए यहां पर वर्ब जो है क्या है, V2 क्या है, ये ट्रांजिटिव। ये वर्ब क्या हुई, ट्रांजिटिव, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों प्रेजेंट हैं, दोनों पर कार्य का इफेक्ट पड़ रहा है। अब हम यहाँ आएंगे, यहाँ पर दे क्या है, दे रोड लेटर्स, उन्होंने खत लिखा। हु रोड द लेटर, दे। व्हाट, लेटर्स। वर्ब क्या है, काम करने का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, क्या हो रहा है उसमें ही पड़ रहा है, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। और V2 यहाँ पर वर्ब है, ये भी क्या हुआ, ट्रांजिटिव। ये वो भी क्या हो गई, ट्रांजिटिव। अब हम आइए थर्ड, वी, हम वो जाते हैं ऑन द रोड, सड़क पर। यहां पर काम क्या हो रहा है, जाना। काम क्या हो रहा है, जाना। कौन जा रहा है, वी। अब इसके बाद आगे हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि इस काम का फर्क और किस पे पड़ रहा है। यहां पर ओनली सब्जेक्ट इज प्रेजेंट, नो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं है। अब आप ये मत समझिएगा कि ऑन द रोड क्या है, ऑब्जेक्ट पार्ट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर क्या है, ये तो हमारा एडवर्बल फ्रेज है, ये वी के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, पूरा कर रहा है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस तीसरे सेंटेंस में ओनली सब्जेक्ट इज प्रेजेंट, नो ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एंड द इफेक्ट ऑफ एक्शन इज ओनली ऑन द सब्जेक्ट, सो दिस वर्ब गो इज इनट्रांजिटिव। वो क्या है, इन द सेम वे चौथा सेंटेंस देखिए, सी सीम्स हैप्पी। यहां पर सीम्स दिखाई पड़ रही है, देखने में लगती है, हैप्पी मीन्स खुश। यहाँ सी क्या है, सब्जेक्ट, दिखाई पड़ती है, दिखाई पड़ रही है, लेकिन इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बस वो खुश दिख पड़ रही है। स्टैटिक वर्ब है। कैसी वर्ब है, स्टैटिक वर्ब है, इसमें एक्शन नहीं हो रहा है। ओनली सब्जेक्ट इज प्रेजेंट, नो ऑब्जेक्ट, no effect of action on the subject object, so she only subject is present, no object is present। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है, अर्थ को पूरा करने वाला शब्द है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। इस तरह से शी हमारा क्या, यहाँ पर क्या हुआ, ये भी इनट्रांजिटिव है। इस तरह से सबसे पहले एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम ये समझेंगे कि दिए हुए सेंटेंस में जो सेंटेंस की जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों प्रेजेंट है या नहीं। अगर दोनों प्रेजेंट है तो उसकी पैसिव वॉइस हम बनाएं। पैसिव वॉइस रूल, यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए कौन कौन से नियम हैं, उस नियम को हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पोजीशन एक्सचेंज।
ये हमारा सबसे पहला पॉइंट है। सब्जेक्ट यानी कर्ता, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, पोजीशन मीन्स स्थान, एक्शन मतलब अदला बदली, यानी मैं उसके स्थान पर चला गया, वो हमारे स्थान पर चला गया, यानी सब्जेक्ट आ गया ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट चला गया सब्जेक्ट के स्थान पर। लेकिन जब स्थान बदलेंगे तो जो उसका काम है वही काम वो करना चाहिए, यानी जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के पास जाएगा तो वहाँ जाकर उसको ऑब्जेक्टिव केस में होना पड़ेगा। उसी तरह से अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के पास जाएगा तो इसे वहाँ पर सब्जेक्टिव केस में होना पड़ेगा। तो अब जो है अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के पास जा रहा है तो कैसे बदलेंगे, अब यहाँ पर सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव मतलब जैसे सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है, दे है, शी है, ही है। ये जनरली सब्जेक्ट में यूज किए जाते हैं, आई, वी, यू, दे, शी, ही। अब इसके अलावा अगर इंडेफिनिट प्रोनाउंस हो, यानी सम लगा करके या एनी लगा करके या नो लगा करके, अब इसके बाद वन लगाओ, यानी सम वन, एनी वन, नो वन, समबडी, एनीबडी, नोबडी, ये लगाओ। सम वन, एनी वन, सम, एनी, नो लगाकर यहाँ पर प्लस कर देंगे, प्लस वन और बड़ी, यदि समबडी, एनीबडी, नोबडी, उसी तरह से सम वन, एनी वन, नो वन, इस तरह का आया। तो इसको जब हम ले जाएंगे, इस सब्जेक्ट को हम कहाँ ले जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट, यानी इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के पास हम जब ले जा रहे हैं तो जब वहाँ जाएगा इसको क्या बदलेंगे। अगर आई सब्जेक्टिव केस को हम ला रहे हैं ऑब्जेक्टिव के पास तो यहाँ पर ला के इसको मी करेंगे, वी को यहाँ ला रहे हैं तो अस करेंगे, यू सेम रहेगा, यू ही रहेगा, दे को देम में चेंज कर देंगे, शी को हर में चेंज करेंगे, ही को हिम में चेंज करेंगे। और ये ध्यान देना है, समबडी, नोबडी, एनीबडी या समवन, एनीवन, नो वन अगर है, इसको जहाँ का तहाँ ही ख़त्म कर देंगे, इसको कहीं लाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ऑब्जेक्ट के पास यूज ही नहीं होगा, इसको छोड़ देंगे। अगर ये सब्जेक्ट आया हुआ हो तो इसको हम छोड़ देते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, ज्यों का त्यों खत्म हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? तो इस तरह से ये, इसी तरह से इसका आप उल्टा भी कर सकते हैं। ये हमारा इस तरह से है, यहाँ आया इस तरह से, अब उसी तरह से आप इधर भी कर सकते हैं, इसका ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, इसका उल्टा कर सकते हैं, यहाँ तक, यहाँ तक, ये इतना। तो अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर है तो मी को ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के पास ले जाएंगे तो मी का हो जाएगा आई, अस का हो जाएगा वी, यू को यू ही रहने देंगे, देम को वहाँ ले जाएंगे दे हो जाएगा, और हर को वहाँ ले जाएंगे शी हो जाएगा, हिम को वहाँ ले जाएंगे ही हो जाएगा। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी ऐसी अभिक्रिया जो बाईं ओर और दाईं तरफ दोनों तरफ हो उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के पास लाएंगे या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के पास ले जाएंगे, यहाँ आएगा तो इस रूप में होगा और यहाँ आएगा तो इस रूप में हो जाएगा। ये हमारा पैसिव वॉइस फॉर्मेशन का पहला रूल जो है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पोजीशन एक्सचेंज रूल हुआ। अब इसके बाद में दूसरा जो पॉइंट है वो टेंस चेंज, टेंस चेंज, यानी टेंस में कैसे परिवर्तन किया जाता है। लेकिन टेंस चेंज से पहले हम आपको ये बता दें, चार टेंसेज ऐसे हैं कि अगर उस टेंस में सेंटेंस है तो उसकी पैसिव वॉइस फॉर्मेशन नहीं होती है, उसका यूज नहीं किया जाता है। वो चार कौन कौन से हैं? पहला आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस है, दूसरा आपका
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और चौथा आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चार ऐसे टेंसेज हैं, ये चार ऐसे टेंस। अगर इस टेंस में कोई सेंटेंस हो, एक्टिव वॉइस में दिया है, कहा जा रहा है इसको पैसिव वॉइस में बनाया, इनकी नो पैसिव वॉइस, नो पैसिव वॉइस, इनकी पैसिव वॉइस फॉर्मेशन नहीं होगी, नहीं बनाई जाएगी। क्रॉस लगा दिया मैंने, क्रॉस, यानी इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनाएगी। अब इन चार टेंसेस को छोड़ दिया हमने तो 8 टेंस बचे। उन 8 टेंसेस की पैसिव वॉइस में चेंज होता है। एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस में जाते हैं तो उनके टेंस में चेंज होता है। कैसे चेंज होता है आइए हम देखते हैं। नंबर 1 हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। नंबर 2 पास्ट इंडेफिनिट। नंबर 3 फ्यूचर इंडेफिनिट। ये 3 टेंस हुए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर कोई सेंटेंस है उसको पैसिव फॉर्म में चेंज करना है, ये पैसिव फॉर्म, यहाँ पैसिव। अगर पैसिव में चेंज करना है तो हम हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम का यूज करके उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस बनाने में हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू लगा करके फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल शैल लगा, विल शैल के बाद बी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब मैं इसका एक एक एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 1, शी रीड्स अ बुक। पहला सेंटेंस है शी रीड्स अ बुक। यहाँ रीड्स आया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अ बुक यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट, शी क्या है, सब्जेक्ट, रीड क्या है, पढ़ना, वर्ब। इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों प्रेजेंट है। इट मीन्स द इफेक्ट ऑफ एक्शन इज पासिंग ओवर फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इट मीन्स द वर्ब इज ट्रांजिटिव वर्ब। इट्स पैसिव वॉइस कैन बी फॉर्म। इसकी पैसिव वॉइस बनेगी। तो अब हमारा पहला काम क्या है, अ बुक को ले आएंगे यहाँ पर। अ बुक क्या है, एक नेम है। जब कोई प्रॉपर नाउन का नेम आए या कॉमन नाउन का नाम आए, उसको चाहे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के पास लाएं या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट के पास ले जाएं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमने पहले लिखा अ बुक। अब अ बुक क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, इसके साथ हमने इज यूज किया। रीड हमारा फर्स्ट फॉर्म है, इसका थर्ड फॉर्म में वही रहता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म रेड। अब इस पर बाई लगाएंगे, बी वाई, बाय, बी वाई, बाई का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर जो है शी सब्जेक्ट है। अब शी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लाएंगे तो मैंने बताया था रूल में, शी को किसमें चेंज कर देंगे, हर। इस तरह से इसका पैसिव वॉइस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल देखेंगे हम। यहाँ पर कर दिया जाएगी बॉट अ पेन।
यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, ओपन, सब्जेक्ट क्या है, यू, बॉट क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। इस तरह से वर्ब का इफेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के पास हो रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इसकी पैसिव वॉइस बनेगी। ओपन को हम यहाँ ले जाएंगे, लिखेंगे ओपन, और वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वर्ब के सेकंड फॉर्म में वाज या वर लगाते हैं। ओपन वन है इसलिए यहाँ लगाया गया वाज। वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट, बाय, यू जहाँ भी आएगा यहाँ पे भी यू ही रहेगा, यू। इस तरह से इसका पैसिव फॉर्म हो गया। तीसरा हम लिखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट एग्जांपल देख लेंगे। रन और अरेस। यहाँ पर अरेस ऑब्जेक्ट है, सी सब्जेक्ट है, और रन क्या है, यहाँ पर वर्ब है, विल हेल्पिंग वर्ब है। इस तरह से यहाँ पर ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है। इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, पहले लिखेंगे अरेस विल बी रन बाई शी को है। इस तरह से हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को, सेंटेंस को चेंज करने में कैसे हम करते हैं। एक चीज़ बच्चों को अक्सर इसमें डाउट होता है, अगर किसी का अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो कुछ नहीं करना, बस जो इज आ रहे हैं इसी के बाद नॉट बढ़ा देंगे। अगर यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट पर भी नेगेटिव सेंटेंस है तो वाज वर के बाद नॉट बढ़ा देंगे। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है तो विल शैल के बाद नॉट बढ़ा देंगे। अगर इंट्रोगेटिव है तो इज आर एम वाज वेयर शुरू में हो जाएगा, और कोई क्वेश्चन वर्ड है तो उसी के पहले उस क्वेश्चन वर्ड को लगा देंगे। एकदम आसानी से इसका हर फॉर्म बन जाएगा। अब इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। यहां पर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस और यहां हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस। इसको समझें। हम जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज आर एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाता है। जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो इज आर एन के बाद बीइंग जोड़ेंगे, बीईआईएनजी, बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज और वर हेल्पिंग वर्ब यूज करके बीइंग जोड़ेंगे, बीईआईएनजी, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द। अब इसमें एग्जांपल हम देख लेते हैं। आई एम ईटिंग एन एप्पल। यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, एन एप्पल ऑब्जेक्ट है, ईटिंग वर्ब है, आईएनजी लगा है, कंटिन्यूअस फॉर्म है, ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों पे असर पड़ रहा है काम का। इसका पैसिव वॉइस लिखेंगे पहले एन एप्पल। एन एप्पल वन है, इज, इसका बीइंग, ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन, बाय, आई का यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज कर दिया गया। इसी को पास्ट फॉर्म में कर देंगे, आई वॉज ईटिंग और मैंगो। इसका हम चेंज करेंगे, और मैंगो पहले आया, वाज, बीइंग बढ़ाएंगे, ईटेन बाय मी। इसमें वही चीज है, अगर नेगेटिव फॉर्म है तो इज आर एम के बाद यहीं पर नॉट बढ़ा देंगे। नेगेटिव फॉर्म है वाज वर्ब के बाद यहाँ नॉट बढ़ा देंगे। अगर क्वेश्चन वाला है तो इज आर एम या वाज वर्ब किसको पहले कर देंगे। इस तरह से हमारा इन दोनों टेंस की पैसिव वॉइस हो जाएगी।
इसके बाद जो हमारा जो जिसका है वो है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। इसका देखें, बहुत आसान तरीका इसका बनाने का है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज, इसका जब पैसिव बनाएंगे यहाँ हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब रहती है, इसके बाद बीन बढ़ा देंगे, बी जगह में प्लस बी। इसमें हमारा हो जाएगा हैड प्लस बीन प्लस बी, और इसमें हमारा हो जाएगा विल या शैल प्लस हैव प्लस बी प्लस, ये हमारा रूल हो गया। अब इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल, आई हैव डन इट। इसमें आई और इट दोनों प्रेजेंट है सब्जेक्ट, हैव डन यहाँ पर वर्ब भी है, ट्रांजिटिव है, पहले लिखेंगे इट। अब आई के साथ हैव लगा था, जब इट यहाँ शुरू में आ रहा है इसके साथ हैज लगाएंगे, इट हैज बीन, बढ़ाया हमने, डन बाय, आई को हमने किया मी। अब इसी को हमने मान लीजिए कर दिया, आई हैड कर दिया, आई हैड डन इट। इसको बनाया गया, इसमें भी हो जाएगा इट पहले गया, पहले हमने लिखा हैड बीन डन बाय मी। अब इसी को हमने फ्यूचर में लिखा, आई शैल हैव डन इट। इसका पैसिव बनाएंगे, इट पहले हो जाएगा, इसके साथ विल हैव बीन, will have been, it will have been done by me। एकदम आसान है। अगर नेगेटिव होगा तो इसके बाद नॉट पड़ जाएगा, नॉट पड़ जाएगा, नॉट पड़ जाएगा, यहाँ नॉट बढ़ा देंगे, हो जाएगा। ये वीडियो कुछ लंबा हो गया, लेकिन मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज और टेंस चेंज का एक जगह हम बता दें। देखिए मैं तो मेहनत करके पसीना बहा करके, आज पसीना भी बह रहा है, ये आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन आप लोग थोड़ा सा मेहनत करके पूरा वीडियो देखें, समझने की कोशिश करें। समझने से ही कोई चीज़ समझ में आएगी, और अगर समझ में आ जाए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना।